हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीवीएम इंग्लिश क्लासेस पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट फ्लाइट के सेकंड लेसन नेल्सन मंडेला का अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, ये बहुत ही चर्चित और फेमस नेम है नेल्सन मंडेला, जिन्होंने साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लिए काफ़ी संघर्ष किया और लगभग 27 वर्षों तक जेल में रहे। लगभग 3 दशक इन्होंने जेल में बिताया और अभी हाल ही के 1994 के पहले अफ्रीका में वाइट पीपल, जिसे हम गोरे कहते हैं, गोरे लोगों का शासन होता था और वहाँ पर रेशियल डिफरेंसेस व्याप्त थी, यानी काले लोगों के ऊपर गोरे लोगों का शासन था और ये उनका तरह तरह के उत्पीड़न करते थे, उनकी आज़ादी को छीन रखे थे। और उन्हीं की आज़ादी के लिए नेल्सन मंडेला काफ़ी संघर्ष किए और इनको लगभग 27 वर्षों तक जेल काटना पड़ा, किंतु अंततः ये जीते। इनकी जीत हुई और दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहाल हुई। तो इस प्रकार से एक लंबा इतिहास रहा इनके संघर्ष का और 400 सीटों में से इनकी पार्टी जो थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, उसको 252 सीट्स पर विजय प्राप्त हुई और उनकी सरकार बनना तय था। तो अपने शपथ ग्रहण समारोह में इन्होंने विश्व के लगभग 140 देशों के गणमान्य लोगों को समारोह का हिस्सा होने के लिए बुलाया था और उसी ऑकेजन को नेल्सन मंडेला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में लिखा है, उसी का ये अंश है। तो आइए आज हम इसका अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, कुछ वर्ड्स हैं जिसे आपको जानना ज़रूरी है। ये एपार्थीड एक वर्ड है बच्चों और इसकी हिंदी होती है पृथक्करण। ये क्या होता है? ये पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपुल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, जो जाति और धर्म के अनुसार लोगों को पृथक करती है, उसी को एपार्थीड कहते हैं। ओके, तो आइए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका अध्ययन करते हैं कि किस तरह से 30 वर्षों के जेल के बाद इन्होंने अपने देश में आज़ादी लाई। तो बच्चों, ये शपथ ग्रहण समारोह इनका है और ये शपथ ग्रहण समारोह इनका एक ऐतिहासिक बनने जा रहा है और उसी उद्घाटन समारोह में इन्होंने विश्व के कई लोगों को बुलाया है और ये समारोह एक प्रिटोरिया का यूनियन बिल्डिंग है, उसी में हुआ था। आइए इस लेसन को हम पढ़ते हैं, आप शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहिए। 10th में dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. Inauguration का मतलब होता है उद्घाटन। ओके, तो बच्चों, ये 10 मई का सुबह का समय जो बहुत ही ब्राइट और क्लियर है, खुशियाँ भी हैं। और पिछले कुछ दिनों से ये मंडेला जी बहुत खुशी के साथ में गणमान्य लोगों और विश्व के कई लीडरों से घिरे हुए थे, जो उद्घाटन समारोह के पहले उनको अपना रेस्पेक्ट देने आ रहे थे। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और ये जो उद्घाटन समारोह था, ये बहुत ही बड़ा गैदरिंग था इंटरनेशनल लीडर्स का साउथ अफ्रीका के ज़मीन पर, यानी साउथ अफ्रीका के ज़मीन पर इससे पहले इतनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लीडरों का गैदरिंग नहीं हुई थी। ओके, तो यहाँ BC एक वर्ड है जिसका मीनिंग होती है सराउंडेड बाई। ओके, The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. करें सेरेमनी कहाँ हुई? ये सेरेमनी एक बहुत ही सुंदर और सैंडस्टोन माने रेत के पत्थरों से तैयार की गई एक एम्फीथिएटर का मतलब होता है एक बिल्डिंग जिसका छत ना हो, एक बिल्डिंग बनाई गई थी यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। तो यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, यूनियन बिल्डिंग या रंगभूमि, एम्फीथिएटर का मतलब आप कह सकते हैं रंगभूमि,
तैयार की गई थी। यहीं पर यह समारोह होना था। ओके, तो समारोह कहाँ होना था? इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में होना था, प्रिटोरिया के। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और कहते हैं ये कि दशकों तक ये सीट यानी प्रेसिडेंट की सीट पर वाइट लोगों की सुप्रीमेसी थी, और अब यहाँ ये स्थान बन गया है रेनबो गैदरिंग का। रेनबो गैदरिंग कहते हैं जिसे रेनबो में सप्तरंगी होता है, यानी विभिन्न तरह के लोग, काले गोरे पीले जो भी जितने लोग हैं, यानी इसमें कोई भेदभाव नहीं। तो ये स्थान अब रेनबो गैदरिंग का बन गया है, जिसमें डिफरेंट कलर्स और राष्ट्र के लोग आ गए हैं। साउथ अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का इंस्टॉलेशन होने जा रहा है, और जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट होगी, यानी किसी जाति, वर्ग या रंग के आधार पर शासन नहीं करेगी, ऐसी सरकार का, ऐसे शासन का या ऐसे सरकार का वहाँ पर स्थापना होने जा रही है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, स्पीड से थोड़ा पढ़ें। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाई माई डॉटर Janani and the podium. Mr. D. Clark was first sworn in the second deputy president. कह रहे हैं कि वो बहुत ही सुंदर आटम का समय था, और ये अपनी पुत्री जिसका नाम था जनानी के साथ गए थे, और पोडियम पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क ने सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में स्वर्ण किया। स्वर्ण का मतलब शपथ लिया। इसके बाद देखिए, ये आप नेल्सन मंडेला जी की तस्वीर है। ये प्रथम दी फर्स्ट आपके जो नीग्रो प्रेसिडेंट होंगे साउथ अफ्रीका की। और इसके बाद शपथ ग्रहण लिया था। देन थाबो एम्बेकी वाज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और इसके बाद फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में थाबो एम्बेकी ने शपथ लिया। व्हेन इट वाज माई टर्न आई प्लेस टू ओबे and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। और कहते हैं कि जब मेरी बारी आई तो मैंने संकल्प लिया। प्लेस का मतलब संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया? कि संकल्प लिया कि मैं संविधान को ऊंचा स्थान प्रदान करूंगा, मैं संविधान में वर्णित नियमों का ओबे करूंगा और कॉन्स्टिट्यूशन को होल्ड करूंगा, और अपने आप को जो रिपब्लिक लोग हैं, हमारे देश के गणमान्य यानी गणतंत्र के लोग हैं, उनके भलाई के लिए मैं अपने को डिवोट करूंगा, और अपने देश के लोगों के लिए मैं अपने को डिवोट करूंगा, लगाए रखूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड वाचिंग वर्ल्ड आई सेड। और वहाँ पर जो गेस्ट लोग असेंबल थे, इकट्ठा थे, और जो संसार उनको टेलीविज़न के माध्यमों से देख रहा था, उनसे इन्होंने कहा, क्या कहा कि टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ व्हिच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। कह रहे हैं कि जो ह्यूमन डिजास्टर था, यानी जो गोरे लोगों का शासन था, तो कहते हैं, क्या कहते हैं अपनी भाषण में, आज हम सब अपनी उपस्थिति से नवजीवित आज़ादी को सम्मान, न्यूबॉर्न लिबर्टी का मतलब नवजीवित आज़ादी को सम्मान का आशा प्रदान करते हैं। एक असाधारण मानव त्रासदी जो लंबी चली के अनुभव से अवश्य एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर सारी मानवता को प्राउड होना चाहिए। इन्होंने कहा बी हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग एगो। कह रहे हैं कि हम सभी लोग जो कि आउटलाज थे, आउटलाज कहते हैं जो डिसओबे करे, जो डिसओबे किया है कानूनों का। और डिसओबे क्यों किया? क्योंकि वो रंग भेद पर आधारित थी। कहते हैं हम सभी लोग जो आउटलाज थे इतने लंबे समय तक, यानी बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ एपार्थीड मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका। आउटलाज जो रंगभेद था अमेरिका में, इसकी वजह से बहुत से देशों ने कूटनीतिक तरीके से अफ्रीका से अपने रिलेशंस को तोड़ लिया था। तो वही कह रहे हैं ये कि बी हु वर आउटलाज
नॉट सो लॉन्ग एगो, यानी अभी हाल ही तक में जो हम लोग आउटलाज रहे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। आज हम एक मेज़बानी कर रहे हैं, एक हमको विशेष विशेषाधिकार मिल रहा है मेज़बानी करने का विश्व के राष्ट्रों का अपनी इस भूमि पर। वी थैंक ऑल of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity। और ये धन्यवाद ज्ञापित करते हैं उन विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हमारे देश के लोगों के साथ में। इस प्रकार से यह हमारा एक कॉमन विक्ट्री है, न्याय के लिए, शांति के लिए हमारी ये विक्ट्री है और मानव की गरिमा के लिए हमारी डिग्निटी विजय है। ओके, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब फ्रीडम या फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन। कह रहे हैं कि अंततः हमने अपने राजनीतिक मुक्ति को, राजनीतिक आज़ादी प्राप्त कर ली है। वी प्लेज ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। अपने भाषण में कहते हैं कि हम प्लेज करते हैं, हम प्रतिज्ञा लेते हैं, हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने सभी लोगों को जो सतत गरीबी, वंचन, सफरिंग, जेंडर और अदर जो भेदभाव के शिकार रहे हैं, इन सभी लोगों को मैं लिबरेट कर दूंगा, इनसे उनको आज़ादी दिला दूंगा। यानी ना निर्धनता होगी, ना वंचन होगा, ना कष्ट होगा और जातीय या रंगीय भेदभाव नहीं रहेगा। नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर। कह रहे हैं कि कभी नहीं ये हमारा सुंदर लैंड पुनः जो है एक का किसी दूसरे के ऊपर ऑपरेशन माने दबाव को अनुभव नहीं करेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। जो शानदार मानवीय उपलब्धि प्राप्त की है, इसका सन कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। कहा कि लेट फ्रीडम रेन यानी आज़ादी का शासन हो और ईश्वर अफ्रीका को शुभकामनाएं दें। माने आश्चर्य में, एज ए स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। स्पेक्टेकुलर एरे यानी बहुत ही, स्पेक्टेकुलर का मतलब लिखा है, आप यहाँ मीनिंग देख सकते हैं। बड़े ही इम्प्रेसिव या प्रभावित डिस्प्ले में साउथ अफ्रीकन के जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स माने सैनिकों को ले जाने वाले विमान अपने परफेक्ट फॉर्मेशन में यानी पूर्ण पंक्ति के में यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से जैसे रोड किया, दहाड़ लगाई, तो हम लोगों ने अपनी आँखों को, अपनी निगाहों को ऊपर उठाया। इट वाज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स बट ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। आगे कहते हैं कि ये जो प्रदर्शन था, ये प्रदर्शन उनका सेना की श्रेष्ठता था, ताकत का दिखावा नहीं था, बल्कि सेना का डेमोक्रेसी तथा फ्रीली, मुक्त रूप से, फेयरली, सही तरीके से चुनी हुई सरकार के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, यानी उनकी स्वामी भक्ति थी। ओके, only moments before the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chest decorated with ribbons and medals from days gone by, saluted me। और कह रहे हैं कि only moments before यानी कुछ ही क्षण के पहले जो साउथ अफ्रीका की सुरक्षा के हाईएस्ट जनरल्स की फोर्स थी, पुलिस थी, उन लोगों ने अपने चेस्ट को बीडेक्ट कर रखा था। बीडेक्ट का मतलब डेकोरेट कर रखा था किससे? रिबन से और मेडल से, जिसको उन्होंने अपने अतीत में प्राप्त किया था, उन सभी को धारण कर लिए थे और उन लोगों ने मुझे सैल्यूट किया। एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी,
और मेरे प्रति अपनी वफादारी का संकल्प लिया। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। कह रहे हैं कि आई बार मैं इस बात को भी तथ्य को माइंड में रखा कि अभी हाल ही तक, यानी बहुत समय पहले नहीं, हाल ही तक उन लोगों ने मुझे सैल्यूट नहीं किया था बल्कि मुझको अरेस्ट किया था। फाइनली ये चिब्रान ऑफ इम्फाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। कह रहे हैं कि अंत में इम्फाला जेट्स ने नए दक्षिणी अफ्रीकी झंडे के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंगों के धुएं को इस आकार में छोड़ा। ओके, यूँ आया चिब्रन का मतलब वी आकार यो बना हुआ, इस आकार में जेट विमान ने धुएं को छोड़ा। ओके, द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Yankoshi Sickles, A Africa, and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic। ओके, कह रहे हैं कि ये दिन, द डे वॉज सिम्बलाइज, ये दिन मेरे लिए एक सिंबल के रूप में रहा जब दो राष्ट्रीय गीत गाए गए मेरे लिए। ओके, एक तो था यनकोशी सिकल जो कि वाइट के रंग के लोगों का विजन था, आई अफ्रीका, और एक ब्लैक लोगों ने गीत गाया जो था डाई स्टेम का। ये एक पुराना अब रिपब्लिक राष्ट्रगान था। ऑल दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम। उस दिन कोई भी ग्रुप उस गान का क्या लिरिक है, क्या लय है, इसको नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइज्ड, जिससे मैं कभी पहले डिस्पाइज करती थी, घृणा करती थी। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हार्ट, और शीघ्र ही वह इन सभी को शब्दों को मुँहज़बानी याद कर लेंगे, मुँहज़बानी जान जाएंगे। ओके, ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन आई वाज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। कहते हैं कि इनाग्रेशन यानी उद्घाटन के दिन जब इन्होंने हिस्ट्री को सेंस किया, इसके पीछे का इतिहास रहा, तो बड़े ही ये विस्मित हुए, ओवरवेल्म्ड हो गए, मतलब अद्भुत हो गए। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, ये फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एग्लो बोर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ, द वाइट स्किन्ड पीपुल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेज एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपुल ऑफ देयर ओन लैंड। कह रहे हैं लेखक कि 20th इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में ये और बिटर एग्लो बोर वार के कुछ साल के बाद और नेल्सन मंडेला के जन्म के पहले जो वाइट स्किन यानी गोरे लोग थे साउथ अफ्रीका में, उन्होंने पैच्ड अप दियर डिफरेंसेस, अपने डिफरेंस को भुला दिया। पैच्ड अप माने ख़त्म कर दिया अपने डिफरेंस को, एंड इरेक्टेड माने निर्मित किया एक सिस्टम को, और वो सिस्टम थी रेशियल डोमिनेशन का, कि एक वर्ग का आधिपत्य हो किसके खिलाफ, द डार्क स्किन्ड पीपुल ऑफ देयर ओन लैंड, जो काले लोग हैं, काले लोगों के ऊपर, काले लोगों की ही ज़मीन पर उनका आधिपत्य हो। इस प्रकार से इन्होंने एक जो रेशियल डोमिनेशन है उसको बना लिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड बी फार्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज एवर नोन। कहें कि जो स्ट्रक्चर इन्होंने क्रिएट किया, वो स्ट्रक्चर जो पूरे संसार के इतिहास में सबसे कठोरतम था, सबसे ज़्यादा इनह्यूमेन माने निर्दयी था, क्रूवल था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन एट डिकेड एज मैन। कह रहे हैं कि अब लगभग 20वीं शताब्दी के अंत में, और लगभग मैं जब 8 के दशक में पहुंच गया हूं, अर्थात 80 वर्ष के आसपास हो रहा हूं, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर। वह सिस्टम यानी रेशियल डोमिनेशन का सिस्टम को उलट दिया गया है हमेशा के लिए, और रिप्लेस्ड बाई वन
दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। यानी और ये सिस्टम क्या करेगी, सभी लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता का सम्मान करेगी, वो चाहे जिस कलर के हों, अर्थात चाहे वो काले हों या गोरे हों। ओके, दैट डे कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repeat। इसमें कहते हैं नेल्सन जी कि जो ये डे आया है, यानी आज जो उत्सव आया है, आज जो उद्घाटन का समारोह का अवसर आया है, वह हमारे अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस यानी हमारे हजारों लोगों के बलिदानों के परिणाम स्वरूप आया है, जिनकी सफरिंग्स को, जिनके कॉरेज को हम ना तो कभी काउंट कर सकते हैं, ना उसके बदले में कुछ दे सकते हैं। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज। मैंने इस दिन को वैसे अनुभूत किया जैसे अन्य दिनों को। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज, कि मैं उनसे अलग नहीं, मैं उन्हीं लोगों का एक योग था, सम था, उन्हीं लोगों में से एक था। दोज अफ्रीकन पैट्रियाट्स, उन्हीं अफ्रीकी देशभक्तों में से एक था। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले चले गए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। कह रहे वो लंबी लाइन, यानी देश की आज़ादी के लिए, कलर्ड पीपुल की आज़ादी के लिए जो संघर्ष शुरू हुई थी, जो लाइन शुरू हुई थी, वो लाइन अब अंत हो गया है और उसकी पारी मुझसे ही पुनः शुरू हुई है। अर्थात एज ए प्रेसिडेंट ये अपनी पारी की शुरुआत करेंगे, लाइन की शुरुआत करेंगे। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट दिस देयर सैक्रिफाइसेज हैड रॉट। कहते मुझे इस बात का कष्ट है कि मैं उनको धन्यवाद देने की योग्य नहीं हूँ, और वह इस योग्य नहीं है कि उनके त्याग और बलिदान ने क्या लाया है, क्या उपलब्धि प्राप्त की है, उसको देख सकें। द पॉलिसी ऑफ एपार्थीड क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपुल। कह रहे हैं कि जो एपार्थीड है, यानी पृथककरण है, जिसने देश के आधार पर हमारे देश को डिवाइड कर दिया है, इसने हमारे देश और हमारे लोगों के ऊपर बहुत ही डीप और लास्टिंग घाव दिया है, बहुत ही टिकाऊ घाव दिया है। All of us will spend many years if not generation। कह रहे हम सभी लोग काफ़ी समय, कई वर्ष बिताएंगे, अगर जनरेशन्स नहीं तो काफ़ी समय बिताएंगे। रिकवरिंग फ्राम दैट प्रोफाउंड हर्ट, वो प्रोफाउंड माने डीप, जो पृथक्करण ने, एपार्थीड ने जो घाव दिया, उस घाव को भरने में अगर वर्षों नहीं, अगर हमको कई वर्ष लगेंगे या पीढ़ियाँ नहीं लगेंगी। But the decades of operation and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tabus, the Walter Sissulus, the Chief Luthilus, the Yusuf Dadus, the Bram Fisher, the Robert Subuks of our time। कह रहे हैं लेकिन जो शताब्दियों तक का, यानी फॉर द डिकेड्स माने दशकों तक का जो ऑपरेशन था, जो दबाव था, दमन था, निर्दयता थी, यह इसका एक कुछ अलग इंटेंशन था। ओके, अनइंटेंडेड इफेक्ट, इसका एक ऐसा इफेक्ट सामने आया। अनइंटेंडेड का मतलब जिसका इंटेंड ना किया हो, एक अनइंटेंडेड गैर इरादा वाला प्रभाव लेकर के आया। और क्या प्रभाव लेकर के आया? इसी ऑपरेशन और ब्रूटलिटी ने महान देशभक्तों जैसे ओलिवर ताबूज, वाल्टर सिसुलस, द चीफ लुथिलस, द यूसुफ दादूज, द ब्रम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुक्स को जन्म दिया। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, देखिए इन सभी का ये नाम है। ओके, ये सब हैं जिन्होंने जो संघर्ष से निकल करके आए हैं, इनके संघर्ष के बावजूद के बदौलत ही अफ्रीका में आज़ादी आई। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। ये ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे साहस और विजडम और जनरसिटी के थे कि इनके समान पुनः शायद न देखने को मिले।
परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ कॉपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। और कहते हैं कि शायद इस प्रकार के पात्रों की उत्पत्ति के लिए इसी तरह के दमन की आवश्यकता भी होती है। अर्थात इनके कहने का मतलब है कि ये दमन न होता तो इस तरह के पात्र, इस तरह के देशभक्त भी निकल के ना आते। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond। कह रहे हैं कि हमारा जो देश है वो मिनरल से, गेम्स माने मोतियों से बहुत धनी है, इसकी मिट्टी में बहुत ही धनी भूमि है। लेकिन मैंने हमेशा ये जाना है कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी दौलत है वह है यहाँ के लोग, जो कि अच्छे हैं, सच्चे हैं और वह डायमंड से भी प्योर है। ओके, इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कह रहे हैं कि इन्हीं साथियों के बदौलत संघर्ष में मैंने करेज का मतलब जाना। टाइम एंड टाइम आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। करें कि बार बार मैंने देखा है कि औरतों को और पुरुषों को जिन्होंने केवल एक विचार के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टार्चर्स विदाउट ब्रेकिंग। करें मैंने ऐसे भी आदमियों को देखा है कि जिन्होंने टार्चर को और अटैक का सामना किया बिना प्रतिक्रिया किए, शोइंग स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस, अपनी स्ट्रेंथ को, रिसाइलेंस माने हिम्मत को दिखाते हुए, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कि कल्पना से परे है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रियम्फ ओवर इट। कह रहे हैं कि मैंने ये सीखा है कि भय की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ फियर, हिम्मत नहीं है। हिम्मत हम उसे नहीं कहेंगे जहाँ भय ना हो, बल्कि हिम्मत वह है जो उस भय पर ट्रियम्फ माने विजय प्राप्त कर ले। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कांकर्स दैट फियर। कहते हैं कि जो वीर आदमी है वह आदमी नहीं कि जिसे डर ना लगे, बल्कि वह है जो डर पर विजय प्राप्त कर ले। ओके, नो मैन इज बॉर्न हेटिंग एन अदर पर्सन। कहें कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से घृणा के लिए नहीं पैदा हुआ है, इसलिए कि बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, कि उसका धर्म क्या है, उसकी त्वचा क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इस आधार पर घृणा करें। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite। कह रहे हैं कि लोगों को घृणा करना सीख लेना चाहिए। क्यों? एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वह घृणा करना सीख सकते हैं तो उनको प्रेम को बहुत आसानी से पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि मानव के हृदय में इस घृणा की अपेक्षा प्रेम बहुत जल्दी आता है। ओके, even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits। कह रहे हैं कि इस ग्रेमेस्ट टाइम माने अपने कठोरतम समय में, जेल में, जब मेरे साथियों को और मुझे टार्चर की सीमा तक टार्चर किया जाता था, आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। तब मुझे उन गार्डों में से एक गार्ड में मानवता की चमक दिखती थी। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकंड, चाहे वो थोड़े ही समय के लिए क्यों ना हो, वो चमक दिखती थी। बट इट वॉज एनफ टू रीएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। लेकिन यह पर्याप्त है मुझे रीएश्योर करने के लिए और उस चीज़ को अपने दिमाग में रखने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए। ओके, एक सुरक्षाकर्मी ऐसा भी था जिसमें मानवता की किरण में दिखता था। ओके, मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। कहते हैं कि जो मनुष्य है, इसकी जो अच्छाई है वह एक मसाल की तरह है, एक ज्वाला की तरह है, जिसे छिपाया जा सकता है, बुझाया नहीं जा सकता है। ओके, कहते हैं इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपुल। कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो दो कर्तव्य होते हैं। ठीक, ऑब्लिगेशंस में यहाँ यू कैन सी उत्तरदायित्व होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। क्या? एक अपने परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, और एक होता है अपने लोगों के प्रति।
ही अपनी कम्युनिटी के प्रति, अपने देश के प्रति। इन सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी कह रहे हैं कि एक सभ्य और काइंड सोसाइटी में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशंस एंड एबिलिटीज़। प्रत्येक व्यक्ति को इन्हीं उत्तरदायित्वों को अपनी इच्छा और अपनी क्षमता के अनुसार पूर्ण करने में समर्थ होना चाहिए। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। कहते हैं लेकिन अफ्रीका जैसे, साउथ अफ्रीका जैसे देश में मुझ जैसे व्यक्ति के लिए जिसका कलर इस तरह का हो के लिए उन दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना असंभव था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। कहते हैं साउथ अफ्रीका में कलर व्यक्ति यानी काला व्यक्ति जिसने दयालुता एक ह्यूमन बन कर के रहने की कोशिश किया, उसे दंड मिला और उसे अकेला कर दिया गया। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपुल was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जिसने अपने कर्तव्य को, अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश की, उसे अनिवार्य रूप से रिप्ड माने अलग कर दिया गया उसकी फैमिली से, उसके घर से, और उसको एक अलग जीवन रहने के लिए फोर्स किया गया। ये ट्वेलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिवेलियन, उसको एक ट्वेलाइट माने डिम, ट्वेलाइट कहते हैं विशेषकर संध्या के समय यानी जहाँ कम प्रकाश हो, ऐसे ट्वेलाइट एग्जिस्टेंस एकाकीपन और एक विद्रोही की तरह रहने के लिए बाध्य कर दिया गया। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपुल एबव माई फैमिली बट इन अटेम्प्टिंग to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband। कहते हैं I did not in the beginning choose to place my people above my family। कह रहे हैं कि शुरुआत में मैंने तो जो अपने लोगों हैं, अपनी कम्युनिटी के लोग हैं, उनको मैंने अपने परिवार से ऊपर स्थान नहीं दिया। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल, लेकिन अपने देश, अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश करते हुए आई फाउंड दैट आई वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, मैंने ये पाया कि मुझे अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने से प्रिवेंट किया गया, रोका गया। किस रूप में? एज ए सन, एक पुत्र, एक भाई और एक पिता और एक हस्बैंड के रूप में मुझे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनको जेल में ही डाल के रखा गया था। आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री, मैं इसलिए नहीं पैदा हुआ था कि मुझे भूख से मुक्ति मिले। ओके, तब किस लिए? आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। कहते हैं मैं हर तरह से फ्री होना चाहता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, इस तरह फ्री हूँ कि अपनी माता के हट के पास खेतों में दौड़ूँ। फ्री टू स्विम इन क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, करें कि और इस तरह से स्वतंत्र कि मैं जो नदी एक है क्लियर स्ट्रीम जो मेरे गांव के पास से बहती है उसमें मैं तैरूं। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और कह रहे हैं मुझे उस तरह की आज़ादी जिस तरह की मैं रोस्ट यानी जैसे मक्का वगैरह जिसको मैं अंडर द स्टार्स के नीचे भून सकूं उन भोजनों को, और चौड़े चौड़े पीठ वाले धीरे धीरे चलने वाले बुल्स के ऊपर सवारी कर सकूं। ये शब्द अफ्रीका में विशेषकर पाए जाते हैं। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। कह रहे हैं कि जब तक मैंने अपने पिता के आदेशों का पालन किया, अपनी जो ट्राइब के रीति रिवाजों का पालन किया, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब तक मैं ईश्वर के नियमों
और मनुष्य के नियमों से परेशान नहीं था, से मुझे पीड़ा नहीं थी, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स और अपने ट्राइब के नियमों का पालन करता था। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। और जब मुझे ये ज्ञात हुआ कि मेरा बॉयहुड की आज़ादी केवल एक भ्रम है, व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। और जब मैंने इस बात को खोजा कि एक यंग मैन के रूप में कि मेरी आज़ादी तो पहले से ही छीन ली गई है, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, फिर क्या हुआ, इस आज़ादी के लिए मेरे अंदर भूख जाग गई, इस आज़ादी को प्राप्त करने की मेरे अंदर चाहत जाग गई। ओके, फिर क्या होता है, एट फर्स्ट एज स्टूडेंट आई वॉन्टेड टू फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। करें कि जब मैं एक स्टूडेंट था तो खुद की आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। ट्रांजिटरी का मतलब अस्थायी आज़ादी चाहता था कि जिससे मैं कि रात्रि में स्टे आउट अकेले कर सकूं, रात्रि में अकेले स्टे करने, रीड पढ़ने, एंड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज, और जो मैं चाहूँ उसे करने और जहाँ चाहूँ वहाँ जाने, उस जगह को चुनने की आज़ादी हो। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई अर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। लेखक कहता है कि बाद में जब जोहान्सबर्ग में एक यंग मैन के रूप में मैं इच्छा करता था क्या कि हमारी जो बेसिक और सम्मानजनक जीविका है, सम्मानजनक जीविका कमाने की उसकी इच्छा थी, फिर क्या था, शादी करने की इच्छा थी, और एक परिवार बनाने की उसकी इच्छा थी, और जो कानून के अनुरूप जीवन में कोई ऑब्स्ट्रक्ट न करे, ऑब्स्ट्रक्ट माने रुकावट, और जो कानून के हिसाब से उसके जीवन में कोई रुकावट न करे, यही सब उसके लिए आज़ादी का मतलब था। अब आगे चलते हैं कैसे उसमें आज़ादी का मतलब चेंज होता है। बट व्हेन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज I not free, but when I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free। लेकिन कहते हैं कि लेकिन जब मैंने देखा कि न केवल मैं ही बल्कि मेरे भाई और बहन ये कोई भी स्वतंत्र नहीं हैं, I saw that it was not just my freedom that was curtailed। मैंने देखा कि केवल यही मेरी ही आज़ादी नहीं कर्टेल की गई थी, कटे माने रिड्यूस, कम कर दिया जाना, रोक जाना, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि उन सभी लोगों की आज़ादी रोक दी गई थी जो मेरे समान दिखते थे, अर्थात जो निगुर थे। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, करें और तभी मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, और करें तभी ये हमारी जो भूख थी आज़ादी की, ये आज़ादी बढ़कर हो गई, आज़ादी की ये भूख मेरे लोगों की आज़ादी के भूख के रूप में बदल गई। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड मैन। कह रहे हैं कि ये इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, मेरे लोगों की आज़ादी की केवल यही इच्छा कि उनके जीवन को हम आज़ाद करें, उनके जीवन में डिग्निटी आए, सेल्फ रेस्पेक्ट आए, इन सभी चीज़ों ने मुझे मेरे जीवन को, मेरे लाइफ को एनिमेट कर दिया और जागृत कर दिया, प्रेरित कर दिया। दैट जिसने एक डरपोक यानी फ्राइटेंड यंग मैन को बोल्ड यंग आदमी में बदल दिया। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, जिसने एक कानून को मानने वाले अटॉर्नी को एक क्रिमिनल के रूप में परिवर्तित कर दिया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट होम, और एक जो फैमिली लविंग हस्बैंड था उसको बिना घर वाला कर दिया। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, और जो लविंग मैन था
जो लाइफ को प्रेम से जीना चाहता था, उस व्यक्ति को इस फ्रीडम ने मांग माने भिक्ष रूप में बदल दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। कह रहे मैं किसी दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा न ज़्यादा वर्चुअस हूँ यानी गुणवान हूँ, न बहुत ज़्यादा त्यागी हूँ। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वाज अलाउड। लेकिन मैंने ये पाया है कि मुझे जो वो कमज़ोर और जो लिमिटेड फ्रीडम्स दी गई थी, इस फ्रीडम को मैं इंजॉय नहीं करूँगा। व्हेन आई न्यू माई पीपल वेर नॉट फ्री, और तब तक नहीं करूँगा जब तक कि मेरे लोग भी आज़ाद नहीं हो जाएंगे। फ्रीडम इज इनविजिबल, फ्रीडम तो दिखती नहीं है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वेर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, कि मेरे किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई चैन लगी है अर्थात गुलामी की जंजीर लगी है एक व्यक्ति के ऊपर, तो मैं सभी के ऊपर मानता था कि गुलामी लगी हुई है। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपुल बर द चेन्स ऑन मी, और मेरे लोगों के ऊपर जो चेन्स लगी थी, जो बेड़ियाँ लगी थी, वो बेड़ियाँ मेरे लिए लगी थी, जानो मुझ पर लगी थी। यानी नेल्सन मंडेला दूसरों के दुख और दर्द को अपना समझते थे। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। कहते हैं कि दोनों को आज़ादी की ज़रूरत है, जो दमन करता हो और जिसका दमन किया जाता हो, दोनों को लिबरेट किया जाना जरूरी है। ए मैन हु टेक्स अवे एन अदर्स मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। करें वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता है, वह भी व्यक्ति गुलाम, प्रिजनर माने कैदी है। किस चीज़ का कैदी है? वो घृणा का कैदी है, अर्थात घृणा की वजह से ऐसा करता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का मतलब होता है पूर्वग्रह, यानी विदाउट एनी रीजन, जो बिना किसी कारण के और नैरो माइंडेड माने संकीर्णता के कारण इस घृणा में बंद होता है। यानी घृणा उसके अंदर अकारण और संकीर्ण मानसिकता के कारण होती है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे द समवन एल्स फ्रीडम। वो कहते हैं कि अगर मैं किसी दूसरे की आज़ादी ले रहा हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं स्वतंत्र हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। करें जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, मैं निश्चित रूप से उस समय तक फ्री नहीं हूँ जब तक कि मैं दूसरों की आज़ादी को न दे दूँ, अर्थात दूसरों की आज़ादी लेकर के मैं अपने को आज़ाद नहीं मानता हूँ। यानी मैं सचमुच मैं आज़ाद नहीं हूँ यदि मैं किसी और की आज़ादी छीनता हूँ, उतना ही जितना मैं आज़ाद नहीं हूँ जब मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाती है। ओके, द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेजर ए लाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी। करें ऑपरेसर का मतलब ये अत्याचारी तथा अत्याचार सहने वालों से उसकी मानवता को चुरा लिया जाता है। रॉब्ड माने चुरा लिया जाना है, छीन लिया जाना जाता है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से लेसन समाप्त हुआ। और यदि आप इस चैनल पर नए हों और आपने इसे सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।